गुड मॉर्निंग। आइए, कल हम लोग पढ़ रहे थे जो है परिसंचरण तंत्र, यानी कल थोड़ा सा हमने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो सब लोग लाइव हो जाओ फटाफट, तो उसके बाद शुरू किया जाए जो है। अभी चला नहीं क्या कैसे? तो टॉपिक है हम लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। और जीएस सामान्य अध्ययन में यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं इस चैप्टर से। तो सभी लोग लाइव हो जाओ फटाफट जो है। और ठीक है, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम, या इसी को परिवहन तंत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी सिस्टम के माध्यम से शरीर के अंदर पदार्थों का संचरण या परिवहन होता है। कोई भी पदार्थ, जैसे पचा हुआ भोजन कल हमने बताया था, आंत से जो है ब्लड में जाता है, ब्लड से सेल में जाता है, सेल में वो जलता है, ग्लूकोज मिलता है यानी एनर्जी मिलती है, फिर वहाँ रॉ मटेरियल बनते हैं कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जैसी अशुद्धियाँ, वो फिर ब्लड में आती है, ब्लड से फिर जो है हार्ट में आती है। तो इस प्रकार पदार्थों का जो परिवहन या समोहन होता है शरीर के अंदर, वो किस सिस्टम के द्वारा होता है? परिसंचरण तंत्र। यानी जीव शरीर के अंदर पदार्थों का संचरण या परिवहन जो है इस तंत्र के द्वारा होता है। और इस तंत्र की खोज किसने किया? तो परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया। अब इस तंत्र का निर्माण कितने घटक से होता है? यानी इस पूरे सिस्टम को संचालित करने का कार्य 3 घटक करते हैं। परिसंचरण तंत्र को संचालित करने का कार्य जो घटक करते हैं वो 3 हैं। पहला है आपका ब्लड यानी रुधिर, दूसरा है हृदय, और तीसरा है ब्लड वेसल्स। रुधिर वाहिनिकाएं। रुधिर वाहिनिकाएं और रुधिर वाहिनिकाएं 3 प्रकार की पढ़ेंगे हम लोग। धमनी, इनका कार्य क्या ये बताया जाएगा। धमनी यानी आर्टरी, सिरा यानी वेन, और केशिकाएं। कैपिलरीज। यानी इस पूरे सिस्टम का संचालन 3 घटक करते हैं। घटक के नाम क्या है? रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिनिकाएं। भाई कोई भी पदार्थ जो है किस में मिलता है? ब्लड में। और ब्लड को पंप कौन करता है? हार्ट, हृदय करता है। और पंप किस में करता है? रुधिर वाहिनिकाओं में, यानी धमनी, सिरा, केशिकाओं के माध्यम से पदार्थों का संचरण या परिवहन होता है। तो यानी जीव शरीर के अंदर पदार्थों का संचरण या परिवहन जिस तंत्र के द्वारा होता है उसे परिसंचरण तंत्र या संवहन तंत्र या परिवहन तंत्र कहा जाता है, जिसकी खोज किसने किया? तो 1628 में इस सिस्टम की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया। और इस पूरे सिस्टम का संचालन कितने घटक के द्वारा किया जाता है? तो 3 घटक हैं। पहला है रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिनिकाएं। तो रुधिर वाहिनिकाएं 3 हैं, धमनी, सिरा और केशिकाएं। तो बाहर जो दिखाई देती है सब सिराएं होती हैं आपकी, वेन।
धमनियाँ आंतरिक, जब दबाएंगे धमनियाँ आंतरिक सतह में स्थित होती हैं, और जहाँ पर धमनी शिराएँ नहीं होती वहाँ पर यही धमनी शिराओं से केशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो इन केशिकाओं के माध्यम से वहाँ पे पदार्थों का परिवहन होता है। तो पहला कंपोनेंट आपका है ब्लड। शुरू करते हैं यहीं से। ब्लड यानी रुधिर, इसी को रक्त भी कहते हैं। तो रुधिर उत्पत्ति के आधार पर रुधिर को जो है एक तरल संयोजी ऊतक माना जाता है। क्या मानते हैं? इसे तरल संयोजी ऊतक मानते हैं। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। और ये तो उत्पत्ति के आधार पे, कार्य के आधार पे रुधिर को जो है परिसंचारी ऊतक कहते हैं। परिसंचारी ऊतक, सर्कुलेटरी टिश्यू। तो उत्पत्ति के आधार पर रुधिर को तरल संयोजी ऊतक माना जाता है, जबकि कार्य के आधार पर इसे परिसंचारी ऊतक कहा जाता है। फिर इसे तरल संयोजी ऊतक क्यों माना जाता है? चूँकि रुधिर का निर्माण किससे होता है? तो अस्थि मज्जा, बोन मैरो से। रुधिर का निर्माण जो है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो से होता है। ये अब अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है तो इसको देखते हैं। जैसे शरीर की कोई भी बड़ी अस्थि है, फीमर है, ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, कोई भी, तो अस्थियों के अंदर एक खाली, मनुष्य की अस्थियां तो ठोस होती हैं लेकिन अंदर एक खाली स्थान होता है जिसे अस्थि गुहा कहते हैं। कोई भी, जैसे ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला, कोई भी बोन बॉडी को, तो हम लोगों की हड्डियां क्या होती, ठोस होती, लेकिन इसके अंदर एक खाली स्थान होता है जिसे कहते हैं अस्थि गुहा, बोन कैविटी कहा जाता है। इसी अस्थि गुहा के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है ऐसे। इस तरल पदार्थ को कहा जाता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो कहते हैं। ठीक। अब अस्थि मज्जा को जब देखा गया तो इसके दोनों किनारे, जैसे ह्यूमरस, इसका ये किनारा, दोनों किनारे जो है अस्थि मज्जा के, ये लाल रंग के होते, तो इसे नाम दे दिया गया लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो। क्या नाम दिया गया? रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा। और लाल अस्थि मज्जा से किसका निर्माण होता है? आरबीसी का। किसका निर्माण होता है? आरबीसी का। तो क्वेश्चन कई बार आया कि आरबीसी का निर्माण होता है, तो कभी ऑप्शन अस्थि मज्जा लिखता है, और अगर अस्थि मज्जा में पूछा जाए तो लाल अस्थि मज्जा से। फिर अस्थि मज्जा का बीच का भाग ये सफ़ेद रंग का होता, तो इसे नाम दे दिया गया श्वेत अस्थि मज्जा। क्या नाम दिया गया? श्वेत अस्थि मज्जा यानी व्हाइट बोन मैरो कहा जाता है इसे, व्हाइट बोन मैरो। यहाँ से किसका निर्माण होता है? डब्ल्यूबीसी का। ये तो क्लियर हो गया कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी कहाँ से बनती है। आरबीसी का निर्माण जो है लाल अस्थि मज्जा से, डब्ल्यूबीसी का निर्माण श्वेत। अब बात आती प्लेटलेट्स, तीसरी रुधिर पटलिकाएं, वो कहाँ से बनती होंगी? तो यही लाल अस्थि मज्जा से ही रुधिर पटलिकाओं का भी निर्माण होता है। किसका? रुधिर पटलिकाओं का, ब्लड प्लेटलेट्स कहा जाता है। तो रुधिर पटलिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है? जहाँ से आरबीसी बनती, यानी लाल अस्थि मज्जा से, प्लेटलेट से। तो ध्यान दीजिए, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। हमने क्या बताया कि उत्पत्ति के आधार पर रुधिर को एक तरल संयोजी ऊतक माना जाता है, जबकि कार्य के आधार पर रुधिर को परिसंचारी ऊतक या सर्कुलेटरी टिश्यू कहा जाता है। क्योंकि इसी द्वारा संवहन हो रहा है, परिसंचरण हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? परिसंचारी ऊतक। लेकिन उत्पत्ति के आधार पर चूँकि निर्माण कहाँ से होता है? तो अस्थियों के अंदर मज्जा है, वहाँ से बन रहा। अस्थि क्या है? अस्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक में पाया जाता है कंकालमय संयोजी ऊतक। तो कंकालमय संयोजी ऊतक में अस्थि और उपास्थि आते हैं।
तो अस्थियों के अंदर पाई जाती अस्थि मज्जा और इसी अस्थि मज्जा से रुधिर का निर्माण होता है। तो हमने क्या बताया कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका निर्माण कहाँ से होता है, अस्थि मज्जा से। और अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती, अस्थि गुहा यानी अस्थियों के अंदर। और मज्जा के कितने प्रकार होते, दो, जिन्हें क्रमशः लाल अस्थि मज्जा और श्वेत अस्थि मज्जा कहा जाता है। और इस लाल अस्थि मज्जा से आरबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आरबीसी और प्लेटलेट्स। जबकि श्वेत अस्थि मज्जा से किसका निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी का। इसी में आगे चलिए देखते हैं। स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना भी। अब यहीं पे चूंकि रुधिर चल रहा है टॉपिक, और थोड़ा डिटेल करें हल्का सा। अस्थि मज्जा हमने बताया, यहाँ थोड़ा बचा, इसको सुन लीजिए। तो ये अस्थि मान लीजिए, इसके अंदर ये अस्थि मज्जा है। अस्थि मज्जा के दोनों किनारे आपने बताया कि लाल होते, तो इसे नाम दे दिया गया लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा। यहाँ से हमने बताया कि आरबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। और अस्थि मज्जा का बीच का भाग सफ़ेद रंग का होता है, जिसे कहते हैं श्वेत अस्थि मज्जा। श्वेत अस्थि मज्जा। और यहाँ से जो है डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कहाँ से बनती है, अस्थि मज्जा से। अस्थि मज्जा की दो प्रकार पीछे हमने बताया, लाल अस्थि मज्जा और श्वेत अस्थि मज्जा। इस लाल अस्थि मज्जा से आरबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण, जबकि श्वेत अस्थि मज्जा से किसका निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी। फिर बॉडी का कोई भी आर्गन हो, ध्यान दीजिए आगे, शरीर का कोई भी अंग हो, उसकी सुरक्षा के लिए उसके ऊपर एक आवरण होता है, एक झिल्ली का आवरण होता है। जैसे पढ़ेंगे आप, हृदय के ऊपर भी हम पढ़ाएंगे पेरिकार्डियम झिल्ली होती है, मस्तिष्क के ऊपर मेनिंजेस होती है, लीवर के ऊपर पेरिटोनियम होती है, वृक्क के ऊपर पेरिटोनियम होती है, फेफड़ों के ऊपर प्लूरा होती है। यानी हर आर्गन की कवरिंग एक झिल्ली के द्वारा होती है। तो इस प्रकार हड्डियों की सुरक्षा के लिए इसके ऊपर भी एक झिल्ली का आवरण पाया जाता है। तो अस्थियों के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कहीं मिलेंगे, पेरिओस्टियम। परिअस्थक, क्या कहते हैं, परिअस्थक, ये झिल्ली होती। और इस झिल्ली से तीन प्रकार के ऊतक जुड़े होते हैं, जिन्हें क्रमशः लिगामेंट, लिगामेंट यानी स्नायु ऊतक, टेंडन, कांड्रा, और तीसरा है मसल्स, पेशी ऊतक, मसल्स टिश्यू। अब लिगामेंट्स का कार्य क्या होता है, ध्यान दीजिए सब लोग, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो हमने क्या बताया कि अस्थियों के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली को क्या कहते हैं, पेरिओस्टियम, परिअस्थक कहा जाता है। और इस झिल्ली से तीन प्रकार के ऊतक जुड़े होते हैं, जिन्हें कहा जाता है स्नायु, कांड्रा और मसल्स, यानी पेशी ऊतक, लिगामेंट्स, टेंडन और मसल्स। तो लिगामेंट या स्नायु ऊतक का कार्य क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, इसका कार्य होता है एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ना। तो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का कार्य कौन करता है, लिगामेंट। कई बार क्वेश्चन आया, जैसे दे देगा कि लिगामेंट ऊतक का कार्य है अस्थि को उपास्थि से जोड़ना, अस्थि को अस्थि से जोड़ना, अस्थि को मांसपेशी से जोड़ना। तो लिगामेंट का कार्य क्या होगा, एक हड्डी को दूसरी, यानी एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ना। या इस तरह पूछता अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक है, तो ऑप्शन देगा लिगामेंट, टेंडन, ऐसे करके जो है इंग्लिश वर्ड भी पूछता है। लिगामेंट ये ऐसे लिख देगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो इंग्लिश हिंदी दोनों देखना है इसमें, लिगामेंट और ये टेंडन।
तो जैसे ये ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना, बीच में क्या है, लिगामेंट्स। कहीं भी फीमर है, टिबिया फिबुला, बीच में क्या है, लिगामेंट्स, यहाँ पे है ना। कहीं भी बॉडी में कहीं भी दो अस्थियाँ अगर आपस में कनेक्ट है तो उनको कनेक्ट करने का कार्य कौन सा ऊतक करता है, लिगामेंट, स्नायु ऊतक। तो स्नायु ऊतक या लिगामेंट ऊतक का कार्य क्या बताया गया, एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ना। क्लियर हुआ। अब दूसरा है टेंडन। टेंडन या कांड्रा, इसका कार्य क्या होता है, ये ऊतक जो है मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। जैसे मांसपेशियां हड्डियों से कनेक्ट हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई ऊतक इसको जोड़े हुए है। तो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है, टेंडन या कांड्रा। देखिए जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, वृद्धावस्था में मांसपेशियां हड्डियों को छोड़ करके अलग हो जाती, क्योंकि ये ऊतक नष्ट हो जाते, बनते नहीं बाद में। तो कहने का मतलब जो ये हुआ कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा, टेंडन या कांड्रा, और एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है, लिगामेंट या स्नायु। पेशी ऊतक की बात किया जाए तो ये जो है एक पेशी ऊतक को दूसरे पेशी ऊतक से जोड़ता है, रेखित को अरेखित, जो भी आपस में मांसपेशियां कनेक्ट होती है इस ऊतक के द्वारा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिगर का, आगे से भी फिर बता रहे हैं। सभी लोग गुड मॉर्निंग। फिगर को आप लोग जो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए आगे चलें। क्लियर हो गया इतना। इसके आगे एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। हाँ देखिए पीछे से, चूँकि पीछे स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाए थे, तो परिसंचरण तंत्र टॉपिक चल रहा है आपका। इसमें हमने क्या बताया कि किसी भी जीव शरीर के अंदर पदार्थों का संचरण या परिवहन जिस तंत्र के द्वारा होता है उसे क्या नाम दिया गया, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और इस तंत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने किया, तो विलियम हार्वे। कब किए थे, 1628 में। इस पूरे सिस्टम का संचालन कितने घटक करते, तो 3। पहला है रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिनिकाएं। तो पहला कंपोनेंट आपका क्या है, ब्लड, रुधिर है आपका जो है। तो रुधिर हमने बताया कि रुधिर को उत्पत्ति के आधार पर तरल संयोजी ऊतक माना जाता है, जबकि कार्य के आधार पर इसे परिसंचारी ऊतक कहा जाता है। फिर रुधिर का निर्माण देखा गया, चूँकि इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण कहाँ से होता, अस्थि मज्जा से, बोन मैरो से। अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती, अस्थियों के अंदर। और अस्थि मज्जा के कितने प्रकार होते, तो 2, एक लाल अस्थि मज्जा होती है और दूसरी श्वेत अस्थि मज्जा। इस लाल अस्थि मज्जा से आरबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, जबकि श्वेत अस्थि मज्जा से डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो अगले पेज को समझा दें, तब आगे चलें। पेशी ऊतक अभी बताएंगे, आगे चैप्टर है, ज्योति जी आप परेशान ना होइए, आगे है टॉपिक है। ये हम लोग जीएस पढ़ रहे हैं, इसमें कैसे कवर करना है हर टॉपिक, जो मेन बातें उनको कनेक्ट करना पड़ता है। तो उसको आप देखते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जब पूरा पढ़ लेंगे तो अपने आप आइडिया लग जाएगा जो। चलिए आगे चलिए इसी क्रम में। फिर यहाँ पे थोड़ा बच गया था तो इसको हम इस फिगर के द्वारा बता दी, यानी अस्थियों के ऊपर जो है एक झिल्ली का आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, पेरियोस्टियम या परिअस्थक। और इसी झिल्ली से 3 प्रकार के ऊतक कनेक्ट होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, लिगामेंट्स, टेंडन और मसल्स, यानी स्नायु ऊतक, कांड्रा और पेशी ऊतक। स्नायु ऊतक का कार्य क्या होता है, ये एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है। यानी कौन सा ऊतक एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है, तो लिगामेंट या स्नायु। फिर टेंडन या कांड्रा ऊतक का कार्य क्या होता है, ये मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है।
पेशी ऊतक क्या होते हैं? ये जो है एक पेशी ऊतक को दूसरी पेशी ऊतक, जैसे रेखित है, आरेखित है, हृत पेशी ऊतक, ये सब पेशी ऊतक है। तो पेशी ऊतक का कार्य होता है पेशियों को आपस में जोड़ना। अब इसी में आगे चल रहे हैं। अब यहाँ डाटा सुन लीजिए। एक सामान्य मनुष्य में लगभग कितना रुधिर पाया जाता? 5 से 6 लीटर, जो प्रतिशत में कितना होता है? 7 से 8%। और रुधिर का पीएच मान कितना होता है? लगभग 7.4। तो पीएच मान के आधार पर रुधिर को कैसा पदार्थ मानते हैं? तो क्षारीय पदार्थ माना जाता है, बेसिक मटेरियल होता है। तो ये जो है सामान्य बात है, इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो आगे डिटेल पढ़ाएं इसको। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर नहीं है सर थोड़ा। चलिए आगे चलते इसी क्रम में। अब रुधिर के घटक की बात किया जाए। बीकेएम जो भी पढ़ाएंगे कंप्लीट पढ़ाएंगे, ये नहीं कि आधा इधर पढ़ाए आधा उधर पढ़ाए, ये हमारा लफड़ा नहीं है। ब्लड पढ़िए, फिर रुधिर के बाद रुधिर भर पढ़ाएंगे, रुधिर आधान पढ़ाएंगे, सिस्टम है सब यहाँ पे, जो कुछ छूटेगा नहीं। आप क्वेश्चन न कीजिए आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, ये नहीं, बस सब कुछ आएगा, केवल सीरियल से आप पढ़ते चलिए। इतना कभी आप पढ़े ही नहीं होंगे, इतना पढ़ा देंगे। तो आप केवल देखते चलिए, ये ना बताइए हमें कि कितना पढ़ाना है ना। हाँ, ब्लड। अब रुधिर की बात किया जाए तो रुधिर के रासायनिक संगठन में 2 घटक होते हैं। पहला है आपका ब्लड प्लाज्मा, रुधिर प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, रुधिर प्लाज्मा। और दूसरा कंपोनेंट है ब्लड में यहाँ ब्लड कॉर्पसेल्स, रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर में 2 कंपोनेंट बताए गए, प्लाज्मा और कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा जो है संपूर्ण रुधिर का लगभग 55 से 60% भाग होता है। कितना होता है? यानी आपके ब्लड में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? 55 से 60। और रुधिर कणिकाओं की बात किया जाए तो ये 40 से 45% होती है। यानी पूरे ब्लड में रुधिर कणिकाओं का प्रतिशत जो बताया गया कितना होता है? 40 से 45। फिर प्लाज्मा की बात किया जाए तो रुधिर का तरल भाग, ध्यान देना है यहाँ पे, रुधिर का तरल भाग जो है क्या कहलाता है? प्लाज्मा। अगर ब्लड से प्लाज्मा को हटा दिया जाए तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तो कणिकाएं होती, ये जो है फिर मूवमेंट नहीं कर पाएंगी। इसी प्लाज्मा के माध्यम से ये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचती हैं। तो रुधिर का तरल भाग जो है क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। अब इसके जब रासायनिक संगठन को देखा गया तो प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? वाटर यानी जल होता है। तो प्लाज्मा में जल की मात्रा कितना होती? लगभग 90 से 92%। यानी आपके ब्लड में जल कितना होता है? 90 से 92%। और 8 से 10% पे यहाँ पे जो है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। तो कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती? प्रोटीन। फिर प्लाज्मा कार्य क्या करता है? तो प्लाज्मा का कार्य देखा जाए तो इसका कार्य होता है पचे हुए भोजन, जिसका पाचन हो गया, भोजन का परिवहन करना। यानी पचे हुए भोजन को जो है आँत से जो है शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य कौन करता? प्लाज्मा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी नहीं करती, सबका अपना अलग अलग कार्य है। आरबीसी ऑक्सीजन ले जाती, डब्ल्यूबीसी सुरक्षा करती, प्लेटलेट्स थक्का बनाने में सहायता करती हैं, और शेष कार्य प्लाज्मा ही करता है लगभग। जैसे भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा में घुल करके भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। इसी प्रकार से अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? प्लाज्मा के द्वारा।
तो हमने एक एग्जाम्पल बताया कि पचे हुए भोजन तथा हार्मोन जैसे पदार्थों का संवहन या परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? प्लाज्मा के द्वारा। तो प्लाज्मा क्या है? आपने बताया कि संपूर्ण रुधिर का 55 से 60% भाग होता है। कैसा होता है? यानी रुधिर का तरल भाग जो है प्लाज्मा कहलाता है। यानी रुधिर में जो तरल भाग होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा के रासायनिक संगठन में सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है, जबकि कार्बनिक पदार्थ के रूप में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? प्रोटीन। फिर प्लाज्मा का कार्य क्या है? तो आपने बताया कि पचे हुए भोजन और अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में रुधिर का दूसरा घटक है आपका रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं ये संपूर्ण रुधिर का 40 से 45% भाग बनाती हैं, जो कार्य और संरचना के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। इसको डिटेल हम पढ़ाने चल रहे हैं। पहला है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स यानी ब्लड प्लेटलेट्स, रुधिर पटलिकाएं। ठीक, अब एक एक पहले आरबीसी के बारे में डिटेल में बताएं, फिर डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। जब ये पढ़ लेंगे तब फिर हम आपको बताएंगे रुधिर वर्ग क्या है, फिर रुधिर वर्ग में रुधिर आधान क्या है, फिर आरएस फैक्टर क्या है, वंशागति कैसे होती है, वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तब फिर हृदय पढ़ाएंगे, फिर हृदय की क्रिया विधि है, फिर रक्तचाप है, हृदय गति है। इतना ज़्यादा हो जाता है कि जीएस में एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। तो अब अगले पेज से हम आरबीसी के बारे में बताने चल रहे हैं। फटाफट आइए सब लोग लाइन पे। आगे जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए सब लोग। सुनिए, बहुत नई बातें मिलेंगी आरबीसी में। चल रहे हैं, आइए। अब आरबीसी रुधिर कणिकाओं में पहले हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी का पूरा नाम सब लोग जानते हो ना? क्या होता है आरबीसी का पूरा नाम? फटाफट बोलो। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स यानी लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं। अब आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है भी पूछता है। तो आरबीसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स। तो बताएंगे आगे। तो आरबीसी का पूरा नाम आपने बताया कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होता है और इसका दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट होता है। अब आरबीसी के मापन की बात किया जाए तो आरबीसी का मापन जिस यंत्र के द्वारा किया जाता है उसे एरिथ्रोसाइटोमीटर, कहीं कहीं हीमोसाइटोमीटर लिख दिया गया। हीमोसाइटोमीटर तो यानी एरिथ्रोसाइटोमीटर या हीमोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी को हम लोग मापते हैं कि संख्या कितना है ब्लड में। फिर आरबीसी के निर्माण की बात करते, 5 पॉइंट में पूरी आरबीसी हम पढ़ाएंगे आपको। तो पहला पॉइंट निर्माण ले रहे हैं। निर्माण की बात किया जाए तो अभी हमने बताया, अगर आप पढ़े होंगे ध्यान से, कि आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है? तो लाल अस्थिमज्जा से। कहाँ से होता है? तो यानी मनुष्य में आरबीसी का निर्माण जो है ये लाल अस्थिमज्जा से होता है। लाल अस्थिमज्जा, रेड बोन मैरो से। लेकिन भ्रूणावस्था की बात किया जाए, जब बच्चा एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट में होता है, कल्पना कीजिए, चूँकि जब भ्रूणावस्था में होता है तो हड्डियाँ तो इस तरह होती नहीं, हड्डियों के अंदर मज्जा नहीं होती है। तो आप कल्पना कीजिए कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता होगा। तो भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण जो है यकृत यानी लीवर
और प्लीहा से होता है, स्प्लीन। और जन्म के बाद यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। यहाँ पे आरबीसी का डिस्पोजल भी किया जाता है, यानी आरबीसी को तोड़ा जाता है, उसके हीमोग्लोबिन तोड़ा जाता है, जिससे लियोन बाइल पिगमेंट्स वही बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन वगैरह बनते हैं जो है, और उसका जो आयरन होता है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है कोशिकाओं के द्वारा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा से होता है, और जन्म के बाद जब अस्थियां परिपक्व हो जाती, मज्जा बन जाती है, तो इन दोनों अंगों में आरबीसी का डिस्पोजल होता है, इसलिए दोनों को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। बाद में आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, ग्रेव्ड यार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। यार्ड ऑफ आरबीसी। तो यानी सबसे ज़्यादा डिस्पोजल कहाँ, जैसे क्वेश्चन कई बार आया कि आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, हमने बता दिया कि दोनों जगह होता है डिस्पोजल। अब आप तो पढ़ ले कि दोनों जगह होता, गुरुजी बता दिए। अब एग्जामिनर ने पूछ लिया कि आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता, ऑप्शन दे दिया यकृत, प्लीहा, हृदय, मस्तिष्क। आप कहोगे दोनों बताया गया था, क्या लगाएं आंसर इसमें? तो ज़्यादा मात्रा में डिस्पोजल कहाँ पर होता है? अगर दोनों ऑप्शन आ रहा है तो उस कंडीशन में आंसर क्या लगाया जाएगा? प्लीहा या स्प्लीन, या इसी को तिल्ली भी कहते हैं। तो होता दोनों जगह है, यानी आरबीसी का कब्रगाह दोनों कहते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जो है डिस्पोजल कहाँ पर होता? प्लीहा में। अगर दोनों ऑप्शन आ गया तो उचित आंसर क्या होगा? प्लीहा। होता दोनों जगह है, लेकिन अगर दोनों कंडीशन पूछ लिया तो उस कंडीशन में उचित आंसर हम लोग क्या लगाएंगे? प्लीहा। तो हमने बताया कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा से होता है। जन्म के बाद इन दोनों अंगों को जो आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आ गए तो उस कंडीशन में क्या लगाएंगे? प्लीहा। प्लीहा में अतिरिक्त रुधिर का संचयन भी होता है, इसलिए प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ब्लड बैंक या रुधिर बैंक के नाम से जाना जाता है। तो शरीर का रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक किस अंग को माना जाता है? तो रुधिर का ब्लड बैंक जो है प्लीहा को माना जाता है। किसे मानते हैं? तो आइए आगे चलते हैं। इसी में निर्माण के बाद आकार से क्वेश्चन देखते हैं, कई प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। आकार की बात किया जाए तो जैसे किताबों में हम लोग पढ़ते हैं कि आरबीसी का आकार गोलाकार, अंडाकार, उभयावतार, बहुत सारे आकार दे दिया जाता है। लेकिन उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन था कि आरबीसी का मूल आकार क्या होता है। तो आरबीसी का मूल आकार जो है उभयावतल, उभयावतल यानी बाइकॉनकेव होता है, बाइकॉनकेव। फिर आरबीसी के अंदर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आरबीसी के अंदर जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है? पिगमेंट है, वर्णक है, जो रंग प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? जैसे पत्तियों का रंग हरा होता है, तो हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। वैसे रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल। तो लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। या आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल। तो आरबीसी का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। इसको हम बता रहे हैं, दोनों क्वेश्चन पीसीएस में आए हुए हैं। जैसे आ गया रुधिर का रंग लाल होता है, ऑप्शन देगा आरबीसी के कारण, डब्ल्यूबीसी के कारण, प्लेटलेट्स के कारण, सभी के कारण, तब तो आरबीसी लगाएंगे हम लोग। अगर दे दिया रुधिर का रंग लाल होता है, ऑप्शन दे दिया जाए आरबीसी के कारण, डब्ल्यूबीसी के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लेटलेट्स के कारण, तब उचित आंसर होगा हीमोग्लोबिन। चूँकि आरबीसी का रंग भी लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो यानी आरबीसी का मूल आकार कैसा होता है? उभयावतल, जिसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में हीम क्या है? आयरन है। हीम क्या है? आयरन है। और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। यहाँ पर क्या है? प्रोटीन। तो यानी हीमोग्लोबिन के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती? बहुत पूछता है क्वेश्चन। तो कौन सी धातु पाई जाती? आयरन। जैसे पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, यही पढ़े हैं। और क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम। कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। वैसे रुधिर का रंग लाल किसके कारण होता है? आरबीसी के कारण। और आरबीसी के बाद आरबीसी का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन।
और कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, यानी आरबीसी के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लोबिन प्रोटीन और आयरन धातु। फिर बात आती है कि एक सामान्य मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा, तो एक सामान्य मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग 12 से 15 ग्राम प्रति 100 ml होती है। यानी 100 ml ब्लड आपका निकाला जाए तो हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 12 से 15 ग्राम। कितना होना चाहिए, अगर 12 या 11 से कम है तो आप रक्त अल्पता की शिकायत, यानी एनीमिया हो गई, डॉक्टर ऐसा बताएंगे। अगर हीमोग्लोबिन लेवल 15 या 16 से ज़्यादा हो गया तो आपको लौहमयता सिरोसिस रोग हो जाता है, जिसमें आरबीसी फट जाती। तो हमने क्या बताया कि आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या है, एक वर्णक होता है, पिगमेंट होता है जो रंग प्रदान करता है, ठीक। फिर हीमोग्लोबिन के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन। फिर आरबीसी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबिन प्रोटीन। फिर एक सामान्य मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना आपने बताया, लगभग 12 से 15 ग्राम प्रति 100 ml। फिर जो है आगे, जंतु जगत में जितने स्तनधारी प्राणी, ध्यान दीजिएगा, स्तनधारी यानी गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, हाथी, मनुष्य, बंदर सब आ जाते हैं। तो संसार के समस्त स्तनधारी प्राणियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए हम लोगों की आरबीसी को क्या कहते हैं, रेड ब्लड कार्पसेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। यानी हम लोगों की आरबीसी, से आप पढ़ते हो किताब में, आरबीसी में अक्सर लिखा रहता है रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कोशिकाएँ, लेकिन यहाँ हम बता रहे हैं लाल रुधिर कणिकाएँ। तो ध्यान देना है, हम लोगों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, केवल हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए क्या कहा जाता है, लाल रुधिर कणिकाएँ। जहाँ पे केंद्रक होगा उसी को कोशिका कहेंगे, अगर केंद्रक नहीं तो उसे कोशिका नहीं कहा जाता है, ध्यान देना इस बात को। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, इसलिए क्या कहा जाता है, कणिका। और जिनकी आरबीसी में केंद्रक, से मेढक की आरबीसी को कहा जाता है रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कोशिकाएं, चूँकि उनकी आरबीसी में केंद्रक होता है और हीमोग्लोबिन भी होता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कौन से दो ऐसे स्तनधारी प्राणी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यानी संसार के समस्त स्तनधारी प्राणियों की आरबीसी में लगभग केंद्रक नहीं होता, लेकिन दो स्तनधारी प्राणी हैं, एक है ऊँट, दूसरा लामा। तो यानी ऊँट और लामा दो ऐसे स्तनधारी प्राणी जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक, न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए इनकी आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहा जाता है, लाल रुधिर कोशिका। हम लोगों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, इसलिए रेड ब्लड कार्पसेल्स। तो जहाँ केंद्रक होगा उसे कोशिका, जहाँ केंद्रक नहीं होगा उसे कणिका। क्लियर हो गया सबका, ओके। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे चलते, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से, तो आगे बताएं, इसको और डिटेल करें थोड़ा सा। चलिए आगे। तो अभी पॉइंट भी पकड़ना है, दो पॉइंट हमने बताया, एक निर्माण बताया गया, दूसरा आकार। यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हुए, यानी मनुष्य में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, किसे आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, दोनों ऑप्शन आ गया तो क्या लगाएंगे, किसे जो है शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, फिर जो है आरबीसी का आकार कैसा होता है, फिर आरबीसी के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है, या आरबीसी या रुधिर का रंग लाल किसके कारण होता है, फिर हीमोग्लोबिन के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है, तो कौन सी धातु होती है, आयरन। और आरबीसी के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ग्लोबिन, कौन सी, ग्लोबिन। फिर जो है एक सामान्य मनुष्य के रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना होती है बच्चों, तो 12 से 15 ग्राम प्रति 100 ml। फिर दो स्तनधारी प्राणी हैं, ऊँट और लामा, जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और संसार के समस्त स्तनधारी प्राणियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आइए आगे चलते हैं। तो आरबीसी निर्माण हुआ, आकार, आरबीसी क्रम में आगे देखते हैं। आरबीसी का जीवन काल, जीवन काल की बात किया जाए, लाइफ स्पान, तो आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन का, कितने दिन का होता है, 4 महीने का होता है, 120 दिन। जीवन काल के बाद जो संख्या की बात किया जाए, तो एक सामान्य मनुष्य के रुधिर में आरबीसी की संख्या कितना होती है, तो लगभग 4.5 से 5.5 लाख
प्रति घन मिलीमीटर, प्रति घन मिलीमीटर, घन मिलीमीटर, लीटर में नहीं काउंट करते। अब इसमें भी जैसे स्त्रियों में रुधिर की मात्रा कुछ कम होती है, चूँकि आरबीसी और हीमोग्लोबिन भी कम होता है, तो स्त्रियों में लगभग आरबीसी की संख्या बताई जाती है 4.5 से 5 लाख, पुरुषों में 5 से 5.5 लाख। तो संख्या हो गई। इसके बाद जो है कार्य की बात करेंगे, तो आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों? तो आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपने बताया कि आरबीसी के द्वारा। तो मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान, जो सांस ले रहे हो आप, फेफड़ों में जा रही है ना ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को फेफड़ों से ले जा करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? आरबीसी। तो आरबीसी का कार्य होता है यानी शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? तो इसी आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेता है, यानी मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। किस रूप में होता है? यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैचअप किया। अब जैसे पैर के अंगूठे में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वहाँ ले जा कर के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है, फिर वहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड को ला करके फिर फेफड़े में छोड़ता है, फिर सांस के द्वारा निकाल देते। इसको हम श्वसन में पढ़ाएंगे भी डिटेल में आपको। तो यानी आरबीसी का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, और मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, यानी हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है। तो इसको आप नोट कर लो। यहाँ से कुछ कॉमन क्वेश्चन बनते बता दे रहे हैं ऐसे, जैसे आप यहाँ से आपको उठा के 10 से 15 दिन के लिए चंद्रमा पे या अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए, तो आपकी आरबीसी के आकार में क्या परिवर्तन होगा? सिविल के क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ से उठाएंगे, आपको ले जाएंगे चंद्रमा या अंतरिक्ष या ऐसे स्थान पे जहाँ पे जी का मान कम हो, तो उस कंडीशन में आरबीसी का आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ध्यान देना इसको। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 10 से 15 दिन तक आपको चंद्रमा या अंतरिक्ष में रख दिया जाए तो आपकी आरबीसी के आकार में क्या परिवर्तन होगा? आकार बढ़ जाएगा। चूँकि ये बहुत तेज़ी से जब ऊपर जाती है तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, तो बहुत तेज़ी से बॉडी की ऑक्सीजन को इनटेक करती है, तो इनका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। अब अगर द्रव की बात किया जाए, तो आरबीसी को ऐसे द्रव में डाल दिया जाए जिसकी सांद्रता आरबीसी के अंदर के हीमोग्लोबिन की सांद्रता से क्या हो? कम हो। यानी इसकी सांद्रता अधिक है और इसकी सांद्रता कम है। इस द्रव में इस आरबीसी को डाल दिया जाए तो आरबीसी में क्या परिवर्तन होगा? तो जब इसकी सांद्रता अधिक, इसकी कम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ से जल जो है आरबीसी के अंदर जाएगा। आरबीसी जल को इनटेक करके फैलती है, तो इनका आकार बढ़ जाएगा। इसी प्रकार आरबीसी को ऐसे द्रव में डाला जाए, निम्न वली वाटर है, ये हाइपोटोनिक यानी उच्च वली, ऐसे द्रव में डाला जाए जिसकी सांद्रता आरबीसी की सांद्रता से अधिक है। ये अधिक है, ये कम। तो अधिक है तो आरबीसी के अंदर का द्रव जो है इसके साथ घुल जाएगा निकल करके, तो इस कंडीशन में आरबीसी जो है चिपक जाएंगे, उनका आकार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी जल खो करके चिपक जाते हैं जो। तो ये सामान्य बात है, इसको नोट कर लो सब लोग। आइए हम लोग आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। एक बार आरबीसी के रिवाइज करा देंगे अगर दिक्कत हो तो। ये यानी आरबीसी का दूसरा नाम बताया गया। आरबीसी का मापन किसके द्वारा किया जाता है? उस यंत्र का नाम क्या है? एरिथ्रोसाइटोमीटर या हीमोसाइटोमीटर। फिर निर्माण लिया गया, आकार लिया गया, जीवन काल लिया गया, संख्या और कार्य, 5 पॉइंट बताए। तो निर्माण यानी मनुष्य में आरबीसी का निर्माण किसके द्वारा होता है? फिर भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण, ठीक।
हाँ, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण किसके द्वारा होता है? यकृत और प्लीहा के द्वारा। ठीक, फिर जन्म के बाद किसे आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं? तो यकृत और प्लीहा दोनों को कहते हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आ गए तो उस कंडीशन में क्या लगाएंगे? प्लीहा। फिर प्लीहा में अतिरिक्त रुधिर का संचयन होता है, इसलिए प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। तो ये निर्माण की बात हो गई। दूसरा पॉइंट हमने बताया आकार। तो आरबीसी का मूल आकार कैसा होता है? तो आपने बताया कि उभयावतल यानी बाई कॉनकेव। फिर आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? वर्णक पिगमेंट्स होता है जो रंग प्रदान करने का कार्य करता है। फिर इसी हीमोग्लोबिन के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती? बहुत बार प्रश्न आया, हर एग्जाम में आता है लगभग। तो आयरन धातु पाई जाती है। और एक सामान्य मनुष्य के रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना होती? तो लगभग 12 से 15 ग्राम प्रति 100 ml होती है। फिर बात आती है कि कौन से दो ऐसे स्तनधारी प्राणी जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो ऊँट और लामा। कौन से हैं? ऊँट और लामा। इसी क्रम में आगे देखते हैं। फिर हमने जीवन काल बताया। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का। संख्या की बात किया जाती है, एक सामान्य मनुष्य में आरबीसी की संख्या लगभग 4.5 से 5.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। कार्य की बात किया जाए तो आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। यानी जीव शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करने वाली रुधिर कणिकाएं कौन सी होती हैं? आरबीसी। फिर मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। फिर हमने बताया कि अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर से चंद्रमा या अंतरिक्ष में किसी भी व्यक्ति को 10 से 15 दिन के लिए छोड़ दिया जाए तो उसके आरबीसी का आकार जो है सामान्य से अधिक हो जाता है। फिर हमने बताया कि अगर आरबीसी को जो है ऐसे द्रव में डाला जाए जिसकी सांद्रता आरबीसी की सांद्रता से क्या हो? कम हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आरबीसी के अंदर द्रव चला जाएगा और आरबीसी फूल जाएंगे, इनका आकार बढ़ जाएगा। अगर आरबीसी को ऐसे द्रव में डाला जाए जिसकी सांद्रता अधिक है तो उस कंडीशन में आरबीसी के अंदर से द्रव इसमें मिल जाएगा और ये जल खो करके चिपक जाएंगी। अब आइए आगे चलते हैं। हाँ ठीक बता दे रहे हैं, 1 मिनट लगेगा, ध्यान दीजिए। बड़ी देर से परेशान है, 1 मिनट रुक जाइए, बता दे रहे हैं इनका भी क्वेश्चन। ये पत्तियों का हरा रंग, उसको डिटेल थोड़ा सुनना चाह रहे हैं, बता दे रहे हैं। जैसे अलग टॉपिक है पढ़ाएंगे, लेकिन पत्तियों का रंग कैसा होता है? जैसे रुधिर का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, पत्तियों का रंग जो है हरा होता है। तो हरा किसके कारण होता है? जैसे कोई भी लीफ है, मान लीजिए ये, तो पत्तियों के अंदर जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। स्टोमेटा भी होते हैं। क्लोरोफिल से पर्णहरित कहते हैं, पर्णहरित कहा जाता है, जो भी कहिए, ये होता है। अब क्लोरोफिल का जब रासायनिक सूत्र देखा गया, O5N4Mg, ये सूत्र होता है। ठीक है सौरभ जी, ध्यान दीजिए, आप पूछ रहे हो। तो क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चारों क्या हैं? अधातुएं। अधातुएं। और इसके केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम। जैसे रुधिर का रंग लाल किसके कारण होता है? आरबीसी। आरबीसी का रंग लाल किसके कारण? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के केंद्र में कौन सी धातु बताई गई? आयरन। वैसे पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। तो हीमोग्लोबिन के केंद्र में आयरन और क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम, ये धातुएं। जैसे इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, उसके केंद्र में कौन सी धातु होती है? तो उसकी चर्चा भी आगे हार्मोन में हम कर देंगे। ठीक, कोई डाउट? तो कैसा रहा आज का क्लास, आप लोग बताइएगा। इसी के आगे कल WBC पढ़ाएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर प्लेटलेट्स पढ़ाएंगे, तब रुधिर वर्ग वगैरह बताएंगे आप।